अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। पीपी 48 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बुनियाद का कांटे का मुकाबला हुआ है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम 60,558 वोट लेकर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी ने 53,471 वोट हासिल किए हैं। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई। खुश अख्तर सुबहानी ये नशिस्त 90, 93, 97, 2002, 2008 और 2013 और 2018 के इंतखाब में जीत चुके हैं। गोया ये नून लीग ने इस हल्के पर 3 दहाइयों तक राज किया है। इस हल्के से फकत एक बार पीपल्स पार्टी और एक बार मुस्लिम लीग काफ ही जीती हैं। तहरीक इंसाफ की इस हल्के से जीत पहला मार्का है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों इस बार पीपी 38 में कामयाबी पर एतमाद कर रहे थे। पीटीआई का ये बहरहाल ये ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हालिया कामयाबी से इसकी कामयाबी के इम्कानात को तकवीयत मिली है, जबकि हमने ये देखा कि NA 75 डस्का PP 51 वजीराबाद में हाल ही में होने वाले 3 ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने अपनी कामयाबी का हवाला दिया और अपनी जीत को यकीनी करार दे रही थी। और मुस्लिम लीग नून का ये भी दावा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्त के लिए पोलिंग के दौरान बेशतर PP 38 इलाकों में कामयाबी हासिल की गई, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि जिस तरह कश्मीर इलेक्शन हुआ है इससे तो सकूते ढाका के बाद सकूते कश्मीर का खदशा पैदा हो रहा है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बुनियादी तकाजा यह है कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक किया जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत खुद बैठे और इस्लाहात के हवाले से बुनियादी असूल मुतय्यन करे और इसके नफाज के बारे में तजावीज़ भी तय करे। इस्टेब्लिशमेंट के इंतखाबी अमल से दूर हो जाने के बाद ही शफाफ इलेक्शन की जमानत मिल सकती है। उनका यह भी कहना था कि वोट डाले किसी और को जाते हैं लेकिन गिने किसी और के जाते हैं। गुज़िश्ता रोज नून लीग की सालिम प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबे-लुबाब भी इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी से जुड़ा है कि जिसे इंतखाबी अमल की शफाफियत में बुनियादी शर्त करार दिया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान हैं मियाँ साहब के और मरियम साहिबा के, और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर अली मोहम्मद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा सर कि फ़ौज के खिलाफ बयानिया आवाम को पसंद नहीं आया, यही कहा जा रहा था कश्मीर के लिए, और क्या पंजाब के लिए भी यही कहा जाए, क्योंकि अभी तक तो आप लोग बाई इलेक्शन जीत रहे थे यहाँ से? देखें, इसको तो मेरा ख्याल है एक वन ऑफ केस लेके नहीं चलना चाहिए। एक हम ऑपोजिशन जमात हैं और ऑपोजिशन भी वो जमात के जो पिछले 3 साल में जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करती रही है, आज भी कर रही है, जेलों में और रेफरेंसेस और पता नहीं क्या कुछ। आज ही मालम जब्बा के हवाले से नैब ने अनाउंस किया कि बंद कर दी है फ़ाइल और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से खोल दी गई है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम उस माहौल में ऑपरेट कर रहे हैं जो किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल तरीन मराहिल होते हैं। इसी माहौल के अंदर आपको अनप्रेसिडेंटेड विन्स मिली हैं दीगर बाय ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, इसी माहौल के अंदर बता रहा था ना, इसी कारकर्दगी के साथ और इसी माहौल के साथ। जी, तो अगर मुझे आप ये कंप्लीट करने दें, तो अगर आप वो देखें उस तनाजुर में, और मार्च से लेके अभी तक जितने इलेक्शंस बाय इलेक्शंस हुए हैं 11 हुए हैं, जिसमें से ये पहली कामयाबी है PTI की। सो हम इसको इस तरह से देखते हैं, ज़ाहिर है देखने का। आप कामयाबी तो मान रहे हैं सर, या कल एक और सालिम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इनकी धांधली के खिलाफ, ये तय कर लेते हैं पहले? हाँ, तय कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अगर, और आप प्लीज़ मुझे ये आराम से पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा, 20 सेकंड की बात है। अभी तक जो मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है जिसमें मैं इस PTI की विक्ट्री को शक की निगाह से देखूं। तो जाहिर सी बात है, ज़बरदस्ती तो मैं नहीं शोर में चाहूँगा कि जी धांधली हो गई। मेरे पास कोई ऐसी इत्तलात नहीं है इस वक्त तक जिसमें मुझे ऐसे लगे कि जी PTI की जो जीत है ये दूसरी वजूहात की बिना पर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि पंजाब में जब आपकी हुकूमत होती है, फेडरल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत होती है, तो फिर बाय इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह 2008 से लेके 2013 तक आप देखें, या 2013 से लेके 2018 तक देखें, और हमने तो उस ट्रेंड को भी रिवर्स किया था। 2018 के बाद जो बाय इलेक्शंस हुए थे, हम 90% बाय इलेक्शंस जीतते रहे हैं, और नॉट जस्ट इन पंजाब, हम नौशहरा में भी जाके जीते हैं। हमने कराची में क्रेडिबल परफॉर्मेंस दी थी। जुबैर साहब, मुझे इजाजत दीजिए, इससे पहले मैं अली साहब के पास जाऊं। सर, ये तो आप लोग 90, 93, 97, 2002, 2008, 2000, ये तो आप लोगों का गढ़ रहा है, आपका राज रहा है इधर। अपने गढ़ से इस तरह सफाया हो जाना, तो ये तो या तो वाकई ये आपके फिर
इलेक्टेबल था आपका बंदा, ये नहीं थी आपकी सीट, कभी आपका गढ़ नहीं था, या फिर आपका बयानिया पिट चुका है? मैंने तो इसलिए स्टार्ट ही इस बात से किया। जी नहीं, बयानिया बिल्कुल नहीं पिट चुका। देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ, बयानिया तो मई में भी वही था और जुलाई में भी वही है। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि वो जब डस्का हुआ था तो बयानिया जीत गया था और जुलाई में आके पिट गया। नहीं नहीं, 2 महीने में तो कोई ऐसी चीज डस्का भी आपका गढ़ है, पीएमएलएन का गढ़ है तारीखी एतबार से। उधर आपने अपनी विन, अपनी जीत मनवाई, जिस तरह आपने कहा हलक से खींचा मरियम साहिबा ने जिस तरह का। आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि बयानिए का ये कैसे हो सकता है कि मई और अप्रैल में बयानिया सक्सेसफुली चल रहा था, नौशहरा में भी चला था, कराची में भी चला था, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी बेहतर हो गई है, लोगों को ट्रस्ट ज्यादा हो गया है सर? फिर या तो फिर इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज किए होंगे आपने बचपन में? जी मैंने किए थे। वो पाकिस्तान की सियासत में इतने आसानी से नहीं चलते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी जो वजूहात है ना, जो आपने अभी सवाल पूछा सियालकोट के हवाले से, आज के बाई इलेक्शन के हवाले से, बिल्कुल हम अंदरूनी तौर पर हम बैठ के इसका तज्जिया करेंगे कि क्या है, क्या हमारी कैंपेन में कोई कमी रह गई थी, हमारा जो सियासी इसमें हमने उतना ज़ोर नहीं लगाया था जितना हमें लगाना चाहिए था, क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस की मार खा के हैं। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, तो उसका ठीक है। अली साहब के पास आती हूँ, गो के मैं आज आप बताती चलूँ और ये हम चला के दिखाएंगे भी। आटा, चीनी, टमाटर, इनके नर्क जो है आसमानों से बातें करना शुरू हो गए हैं। तो या तो कारकर्दगी वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद साहब, आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपने मैदान मार लिया पीएमएलएन के गढ़ में। तो अब तो नौशेरा का जख्म भी थोड़ा हल्का हो गया होगा, दीगर जख्म भी। आपके नज़दीक सर इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि कल तक मैं आपको बता सकती हूँ, ये बात ज़रूर की जाएगी कि बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको टीके कहा जाता है, ताहिर खुर्शीद साहब, उनके दामाद हैं आपके कैंडिडेट। और ये ऑफ कोर्स इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करना, डस्का के अंदर क्या 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 हुआ था, ये सब दोहराया जाएगा कल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो महर साहिबा, आपको नए चैनल पे जो है खुश आमदेद, और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको यहाँ भी उसी तरह कामयाबियाँ दें जहाँ जो आपका पहला चैनल था। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है तहरीक इंसाफ पे। और एक चीज़ तो वाज़े हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर अवाम का एक भरपूर एतमाद है इमरान खान साहब की लीडरशिप पे। कश्मीर के इलेक्शन के जीतने के बाद ये बड़ा अहम था, ये वाला भी हमारे लिए। लगता ऐसा है कि जैसे नून लीग की जो आपस की अंदर की लड़ाई थी और उनका जो बयानिया था मरियम नवाज़ साहिबा का, मैं उसको नून लीग का नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें इस पे बहुत बड़ा डिवाइड है। आपस में बैठ के या हमारे साथ बैठ के तो बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर ऑन कैमरा ये लोग नहीं बात कर सकते। और मैं ज़ुबैर साहब की नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं अमूमी क्योंकि पार्लियामान में होता हूँ, वहाँ मेंबरान की राय की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसके हक़ में नहीं है कि जिस तरीके से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाके मियाँ साहब ने और फिर मरियम बीबी ने किया। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर नून लीगी जो वर्कर है या जो उनकी मिड टीयर लीडरशिप है वो शहबाज साहब के बयानी के साथ हैं कि यही वो बयानियाँ हैं जिसको लेके इनकी जमात 25-30 साल सियासत करती रही है और इसी बयानियों को लेके 3 बार मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को रिजेक्ट हुए। और एक और, आप पता नहीं किसी को इसका एहसास है या नहीं, लेकिन कश्मीर इलेक्शन से तकरीबन 24 घंटे एक दिन पहले जो मियाँ साहब का हमदुल्ला मुहिब से जो उनकी बैठक थी उसको पाकिस्तानियों ने बिलुमूम पसंद नहीं किया। तो लगता अच्छा है कि तो यानी कि इनकी नॉन पॉपुलैरिटी और ये सब कुछ है फैक्टर बनी उतर चुकी है। आप लोगों की भी कारकर्दगी, मैंने जिस तरह बताया, बेसिक अशिया ज़रूरियात की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं, बिजली के नर्ख हो जाएं, पेट्रोल की कीमतें हो जाएं, अभी काफ़ी बुरे हालात हैं सर। मगर आपने बावजूद इसके लोगों ने आप पे एतमाद डाला है, अल्लाह का करम है सर। मगर बहरहाल इसके ऊपर फिर भी हम उधर ही आके अटक जाते हैं जिधर अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहना पड़ रहा है कि कोई इंतखाबी इस्लाहात जो है काबिल कबूल नहीं है जब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो लातालुकी का इजहार नहीं करते। आगे कैसे बढ़ेंगे साहब की तो क्या बात है मौलाना साहब की क्या बात है, वो तो चाचा केदू बन गए हैं। यानी कि कोई चीज़ इनको हमारी नहीं एक आंक भाती। अगर हम कहीं किसी दिन कह दें कि अगर खान साहब ने किसी दिन कह दिया कि अल्लाह एक है, उस पर भी वो खुदा ना खास्ता नाराज ना हो जाएं। पीएमएलएन भी शाती है, पीएमएलएन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद कल नहीं सुनी, उनका भी यही कहना है। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, मेरा तो मशवरा है नून लीग में जम हो जाएं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फजल रहमान बन जाएं।
देखें अपनी सियासत करें और तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं आप देख रहे सर। मुझे ये एक चीज तो मुझे ब्रिगेडियर नईम कश्मीर से भी निकाल के वापस बुलाए गए। ऑफ कोर्स इधर सवाल और जवाब का तो कोई मुतमन्नी है नहीं, पर चलते हैं। मगर अगर आप मुझे इजाजत दें अली साहब, ये मैं इसलिए आपसे जुबैर साहब पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ साथ बैठे, पीडीएम तो अपनी मौत मर चुकी है, किसको दावत दे रहे हैं मौलाना साहब? फिर कौन सर जोड़ के हिज़्ब इख्तिलाफ में साथ बैठे और एस्टैब्लिशमेंट की लातालुकी के लिए जोर डाले? जितना जोर डालना था आप लोग डाल चुके। देखिए महर, अगर मुझे आप ये कहते हैं कि ये मौलाना साहब इमरान खान सॉरी, अगर आप ये किसी के हवाले से भी बात करती तो ये अमूमी तौर पर तो सही बात है ना कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उस वक्त मानी खेज होंगे जब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स रन करेंगे, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता क्योंकि वो आइन के मुताबिक है। कितनी इंटरफेरेंस है मेरा ख्याल है सबको पता है, सब महसूस भी करते हैं। और सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आज हम बात नहीं करते लेकिन पिछले एतवार की बात हम खुल के कर सकते हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने ये किया था। मगर मैं एक और सवाल जुबैर साहब फॉर द लैक ऑफ एम्पल टाइम आपसे पूछूं, यह बात आपकी बजाय कि हमारा माजी जो है वो सबके सामने आए, मगर सर इसेंशियली आज अब आपका क्या लाहेअमल होगा पीएमएलएन का सर? क्योंकि कश्मीर में पिट चुके हैं, सियालकोट में पिट चुके हैं, कश्मीर में नज़र नहीं आए, लेट अलोन तकरीर करते शहबाज शरीफ साहब, नज़र तक नहीं आए, सियालकोट में नज़र तक नहीं आए। सो वो तो बैक सीट लिए बैठे हैं, मैं आपसे नहीं कह रही तस्दीक करें, दिख रहा है, कोई अंधा बहरा तो है नहीं, दिख रहा है। सो अब आपका लाहेअमल क्या है? क्या हम एक बार फिर प्रो शहबाज शरीफ, प्रो मुफामत वाली डगर के ऊपर चलेंगे? इज दैट बेटर? प्रॉबेबली इलेक्शन सर पे खड़े हैं। देखिए मैं तो हमेशा से ये आज की बात नहीं है, आज से महीना पहले भी आपने मेरे से अगर पूछा हो तो मैंने यही जवाब दिया था। ये जो बयानियाँ होते हैं ना कि मुफाहमत करेंगे या मुज़ाहमत करेंगे, ये सेंसलेस होता है। ये इसकी बात ये होती है कि अगर कोई चीज़ गलत होगी, अगर कल को मोहम्मद ज़ुबैर को पकड़ के अंदर बंद कर देंगे तो हम आवाज़ तो उठाएंगे ना, हम रिएक्ट तो करेंगे ना। अब आप ये कहें कि जी नहीं, अब चूँकि आपने मुफाहमत की बात करनी शुरू कर दी थी तो कोई भी अंदर बंद हो जाए, किसी के साथ भी ज़्यादती हो, कोई भी नैब का केस किसी के खिलाफ खुल जाए और रोज़ हाज़िरी हो और हम बात भी नहीं करेंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कोई जगह ऐसी सर। मगर सियासत में खट्टा मीठा तो चलता है ना, मगर म्यूजिकल चेयर तो सिर्फ ये कहते हैं कि कभी मरियम साहिबा म्यूजिकल चेयर खेलें, कभी शहबाज शरीफ आके खेलें, एक फैसला तो करना पड़ेगा ना। राना तनवीर ने मेरे शो के अंदर ये एडमिट किया, सब ने एडमिट किया है कि क्लैरिटी देनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को कि हमने करना क्या है। अगला इलेक्शन सर पे खड़ा है, या तो जाके लड़ लें हाथी। देयर इज़ नो डाउट जो आप बात कर रही हैं कि क्लैरिटी देनी चाहिए। क्लैरिटी तो मेरे ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी को, और अगर लैक ऑफ क्लैरिटी है पीएमएलएन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवाम में या सपोर्टर्स में, तो बिल्कुल वो हमें एडमिट भी करना चाहिए और उससे उसका हल भी तलाश करना चाहिए कि ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज हमारे लिए असल हदफ जो है महर वो 2023 का इलेक्शन है, या पहले अगर हुकूमत करवाती है। सियालकोट में एक सीट हारना जो है दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए ये है कि वी आर पॉपुलर पार्टी, वी अंडरस्टैंड वी आर पॉपुलर। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ ज़ुबैर साहब आज दे रहे हैं। पहले तो चैलेंज नहीं कर रहे आपकी जीत को, ब्रेकिंग न्यूज़ दूसरा कह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी नहीं है तो मिलनी चाहिए। तो सर इनको तो आप ताने फिर भी ताने देने पे तुले हुए हैं सर। पुरानी आपने पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी पीएमएलएन। अली अगर आप मुझे आधा मिनट दे देंगे तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। चले ये जवाब दे देना, फिर एक बात मुफाहमत की बात। अली खान साहब का जवाब सुन लीजिए, ज़ुबैर साहब उसका फिर जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं इख्तिताम भी आपके पास है, फिक्र ना करें। नहीं, क्विकली खान साहब आस्क अ क्वेश्चन, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, देखें आपने ज़ुबैर भाई को बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। देखें अपने मरे बगैर जन्नत मिलती है, मुझे ये बताएं, अपने मरे बगैर जन्नत मिलती है? ये हो सकता है कि आपका, देखें चाहे कोई कुछ भी कहे, मुस्लिम लीग नवाज के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, हालांकि वो इस वक्त डिसक्वालीफाइड हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपका लीडर जो है मुल्क से फरार हो जाए और आपकी जमात वहां पे परफॉर्म, ये इज इट पॉसिबल? जब तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, अदालतों का सामना नहीं करते, पाकिस्तान में खड़े होकर खुद सियासत नहीं करते, ये बैठ गई है नून लीग, ये गोठे गिड्डे इसके जो हैं, ये रिंग पिस्टन जो शेख साहब कहते हैं, ये बैठ गई है।
ये अवाम के दिलों से उतर गई है। देखें सिर्फ इनका अपर पंजाब रह गया था, लोअर पंजाब इनसे सदरन सारा निकल गया था, ये जो अभी स्टार्ट हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जुबैर साहब की थोड़ी रियलाइजेशन लग रही है, मैं नहीं समझता कि इनकी जमात के अंदर कोई रियलाइजेशन है। और द हाउस इज ऑन फायर, क्योंकि अगर आपकी सदर जमात और नायब सदर के बीच में इतनी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि पूरे कश्मीर का इलेक्शन हो गया, मियाँ साहब तशरीफ तक नहीं ले गए, और इसको भूल जाएं कि शहबाज साहब नहीं गए, आपकी सेकंड टियर की मेन लीडरशिप क्या कश्मीर में नजर आई? मैं किसी का नाम नहीं लेता, का पूरा इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा डिवाइड है जमात के अंदर, बहुत बड़ा अदम एतमाद है उस बयानिए के खिलाफ जो मियाँ साहब और मरियम बीबी लेके आए। ये इनको नजर नहीं आ रहा, अवाम ने तो बता दिया है, अवाम ने तो राइटिंग ऑन द वॉल इनको दिखा दी है। अब अगर समझ नहीं आती तो हम क्या करें? अच्छा चले महर, एक तो ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है आपके प्रोग्राम का। आप PMLN का जायज़ा ले रहे हैं और वो इतने थोड़े से वक्त में आप जायज़ा ले रहे हैं, तो मेरे से आप कंप्लीट बात करती हैं अगर 10-12 मिनट तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छा। 3-4 साल लेते रहे आप, एक सवाल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा सर, अली प्लीज अभी बात तो करने देना जी। वो मियाँ नवाज शरीफ दिसंबर 2019 में बाहर गए थे। जब नौशहरा का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बाहर ही बैठे थे। जब कराची का इलेक्शन हुआ था जिसमें 5th पोजीशन आई थी 6 कैंडिडेट्स में से PTI की, तो उस वक्त भी मियाँ साहब बाहर बैठे थे। जब डस्का में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डब्बे लेके भाग रहे थे तो उस वक्त भी मियाँ साहब बाहर बैठे थे, और वजीराबाद में भी बाहर बैठे थे। सो प्लीज़ लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि पिस्टन बैठ के ये हो गया। अगर वो पिस्टन बैठे होते तो वो तो बहुत अरसा गुजर चुका था, 1.5 साल हो चुका था उनको बाहर बैठे हुए जब वो ये सारे इलेक्शन हुए थे। और जहाँ तक ताल्लुक है वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रही थी महर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डिफीट होती है, और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जिसको एक बाई इलेक्शन में डिफीट नहीं हो सकती, तो हम उसको इस तरह से देखते हैं कि ये 11 बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें से 10 में PTI आ रही है, एक में जीती है। हम तो उसको इस तरह से, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम सियालकोट को एज ऑन इट्स ऑन जरूर स्टडी करेंगे कि हम हमारे से क्या कश्मीर की हुकूमत गई है। पर वो तो आपको पता है वफाक में जो होता है वो तो जैसे गई है, वो आपको भी पता है कितनी फंकारी है, अल्लाह ही बेहतर जाने, आसमान से गिरता है नीचे जो भी हुकूमत में बैठा हो अगर वफाक में हुकूमत ना हो। सर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तर्जुमा नवाज शरीफ मरियम नवाज मौजूद थे और स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद साहब मौजूद थे। बड़ी खबर आज की है कि ये कहना था जुबैर साहब का कि अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं मौसूल हुई कि तहरीक इंसाफ की जीत को चैलेंज किया जाए। काश कि यही हमारी सियासत की रवायत बन जाए। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद 2 अहम अमूर के ऊपर रोशनी डालेंगे। स्टे विद अस। अफगानिस्तान में तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ जमातों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक ग्रुप में ऐसी जमातें शामिल रही हैं कि जो माजी में अफगान हुकूमत का हिस्सा रहने के साथ साथ अफगानिस्तान में अमरीका की हामी रहीं और मुख्तलिफ तालिबान मुखालिफ जंगी कार्रवाइयों में भी शरीक होती रहीं। दूसरा ग्रुप, इसके अंदर ऐसी जमातों को शामिल किया गया है कि जो माजी में किसी न किसी हवाले से अफगान हुकूमत के साथ रहीं मगर अमली तौर पर किसी तालिबान मुखालिफ अस्करी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी। तालिबान ने तीसरे ग्रुप में उन जमातों को शामिल किया है कि जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तालिबान के खिलाफ ना तो मुसल्लह मुज़ामत का हिस्सा बनी और ना ही अफगान हुकूमत के साथ इक़्तिदार में शामिल रही। तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ जमातों को इन 3 ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद पहले मरहले पर तीसरे ग्रुप में शामिल जमातों के रहनुमाओं से मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। तालिबान और उनसे मुज़ाकरात में शामिल दीगर जमातों के दरमियान तय पाया है कि जब तक मुज़ाकरात किसी हतमी नताइज पर नहीं पहुंचेंगे इन जमातों के रहनुमा मीडिया पर बातचीत नहीं करेंगे। इस हवाले से तालिबान की क़यादत में हिज़्ब इस्लामी को ख़ुसूसी अहमियत दी जा रही है और इनसे मुज़ाकरात जारी हैं। हिज़्ब इस्लामी के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 29 जुलाई तक मुकम्मल होने थे मगर मुस्बत पेशरफ्त होने के बायस इसकी तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दी गई है। माजी में हिज़्ब इस्लामी ने तालिबान के खिलाफ मज़ामत करने की बजाय खामोशी इख्तियार किए रखी थी और इसके सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ईरान में मुकीम रहे थे। ये वाज़ेह रहे कि तालिबान आलमी बरादरी के सामने बारहा इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि वो दीगर सियासी धड़ों को अपने साथ मिलाकर काम करेंगे और अपनी ज़मीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि चीन अफगान सरहद के करीब बीजिंग मुखालिफ TTP के 6000 तरबियत याफ्ता मौजूद हैं कि जो बीजिंग के लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान रवाबित मौजूद हैं और
आज अफगान तालिबान के शरीक बानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर चीन को यकीन दहानी करवा रहे थे कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, जबकि चीन की जानिब से वादा यह लिया गया कि वो अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत की बजाय मसाइल के हल और अमन के क़याम में मुआवनत करेगा। या अहम बात यह भी है कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन हिंदुस्तान के दौरे पर मौजूद हैं अभी, जहां उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान मामले का वाहिद हल मुज़ाकरात ही है। अमरीका अफगान जंग और अब तालिबान और अफगान इंतजामिया जंग में सबसे ज्यादा अफगान अवाम का नुकसान हुआ है, और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त अफगानिस्तान से जो आज पहुंचे हैं, असद खोशा साहब, चीफ एडिटर हैं ऑफ काबुल नाउ ऑनलाइन न्यूज़पेपर, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शहरजाद कूफी साहिबा, आप डायरेक्टर जस्टिस फॉर इक्वालिटी इन अफगानिस्तान हैं और कोऑर्डिनेटर फॉर पाक अफगान यूथ। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करेंगे सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के सलीम साफ़ी साहब से। साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, फरमाइएगा कि अफगान तालिबान की जानिब से शर्त रखी गई है कि अशरफ गनी के होते हुए बहरहाल अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि सदर इस्तीफ़ा दें। क्या ऐसे में अफगान इंतजामिया और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं, और दोनों के दरमियान राब्तों में कतर कितना अहम है? बुनियादी फरीक भी यही दो हैं, यानी अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान है, और बुनियादी रुकावट भी इन दोनों की तरफ से है। अब देखिए, इन दोनों ने 1 साल तो गुजार दिया, और लेकिन कोई फार्मूला अपनी अपनी तरफ से सामने नहीं लाए। अभी तालिबान ने ये डिमांड तो कर दिया है, अशरफ गनी कुछ अर्सा पहले एक फार्मूला सामने ले आए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो किसी सूरत तालिबान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। वो इसरार कर रहे हैं कि मैं लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूँ और मेरी लेजिटिमेट हुकूमत है, और तालिबान आ जाए हम उनको उनका हिस्सा दे देंगे। और तालिबान ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी इमारत इस्लामी बहाल कर दो, और फिर हम माजी के बरक्स उसमें अपने इन सियासी मुखालिफिन को भी जगह दे देंगे, जो किसी सूरत अफगान हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। अब तालिबान ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, और शायद रूस और ईरान और ख़ुद अमरीकी भी किसी वक्त इस बात पे आमादा हो जाएं। लेकिन अगर पहले से कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं होता और अशरफ गनी भी स्टेप डाउन कर जाते हैं, तो वो तो फिर मुकम्मल अनार की पैल जाएगी। तो मेरे ख़्याल में तालिबान को उनके मुतालबे से पहले अपना फार्मूला तो सामने रख देना चाहिए ना, कि अगर अशरफ गनी आज स्टेप डाउन करेंगे तो उनको कौन रिप्लेस करेगा। और वो जब तक तालिबान और हुकूमत अबूरी सेटअप पे आमादा नहीं हो जाते, तो उससे पहले मेरे ख्याल में अशरफ गनी का स्टेप डाउन होना या उनका मुतालबा करना वो काबिल वक्त। ठीक है, ये आपने बात सही की सर, मगर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अभी तक हमदुल्ला मोहिब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात को काफी तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये वाकई इतनी अहम मुलाकात है कि जिस पर इतनी तंकीद की जाए? देखें, उसमें मैं खुद समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, और मैं आप जानती हैं कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, मैं हमेशा से उसका क्रिटिक रहा हूँ जनाब। लेकिन जो हमदुल्ला मोहिब का मामला था, उन्होंने की है बड़ी ज़्यादती। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत, किसी इदारे के बारे में नहीं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के बारे में था। अब उस गाली के ज़ुमरे में आप भी आती हैं, मैं भी आता हूँ, अफरासियाब खटक भी आते हैं, मंजूर पश्तीन भी आते हैं, महमूद खान अचकज़ई भी आते हैं, असफंदियार वली खान भी आते हैं। तो वो उस लफ्ज़ को या उस ज़ुबान को आप किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग एन एक्स, मियां नवाज शरीफ को उस तरह के बंदे से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी कि जब तक वो उन अल्फाज पे माफ़ी ना मांगे। अफगानिस्तान की जानिब से कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है, पाकिस्तानी और दीगर सरहदों पर उनका कब्जा है। तो हमने दीगर एनालिस्ट से बात की, इंक्लूडिंग इकराम सहगल एंड अदर पीपल, उन सबका मानना था कि पाकिस्तान को अपनी सरहदी इलाकों में जो अपनी नफरी है फौज की, वो दुगनी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान की सरहदों को लेकर क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है? और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बारहा कहा कि पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन को वेलकम करने का मुतहम्मिल नहीं है। नहीं, मेरा तो नज़रिया ये है कि आप दुगनी फ़ौज नहीं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान की 100% फ़ौज को भी अफ़गान बॉर्डर पे तैनात करें, लेकिन अगर पॉलिसी ये हो और हमारी सूरत हाल ये हो, तो आप अफ़गानिस्तान के हालात से अपने आप को मुतासिर हुए बगैर नहीं रख सकते। ठीक है।
पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह के सतही इक़दामात पे, और मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप अफ़गानिस्तान से आने वाले नए रिफ्यूजीज़ को रोक सकेंगे। अब पहली बात तो ये है कि दुनिया आपको क्या कहेगी और आप किस तरह रोकेंगे इस आलम में कि जबकि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, तो तकरीबन 100% अफ़गानी और वेस्ट और दुनिया के ममालिक का एक बड़ा तबका अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान को भी उसी तरह ज़िम्मेदार मुर्द इल्ज़ाम करार दे रहा है या उसमें हिस्सेदार करार दे रहा है। अमरीकियों की तब तक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ज़रूरत थी जब उसकी फ़ौजी उधर थे। अब उसकी स्टेबिलिटी शायद उसको सूट नहीं करता। जो स्टेबिलिटी जिन ममालिक के लिए ज़रूरी है वो पड़ोसी ममालिक है। इसलिए पाकिस्तान को चीन, रूस और ईरान के साथ मिलके फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर दिन रात एक करके अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत की मुफाहमत का रास्ता निकालना बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देन बैक इनटू द स्टूडियो जिधर हमारे अफगान दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव सीनियर जर्नलिस्ट असद कोशा एंड हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट शहरजाद कूफी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ आने का। शहरजाद, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ख़वातीन पर एक बार फिर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं उनकी ड्रेसिंग के ऊपर, वो किस तरह महरम के बगैर घर से नहीं निकल सकती, उनकी एजुकेशन के ऊपर, तालीम पे, मूवमेंट पे, काम पे, ये सब कुछ दुरुस्त है? ऑन ग्राउंड ये शुरू हो गया काम? So this is part of the Taliban's value anyways. Like back when they were ruling, these were part of their principles. They are not ruling all over Afghanistan right now, but the places that they are, for example, Badakhshan, Takhar, some of the provinces there, they are trying to, make them wear burqas or ban them from going to school. After yeah, some places, but not like Kabul, not the main cities like Mazar Sharif, Kabul. Some places that are ruled by them, and some districts they're fighting. नहीं, तो जब ये इनके तर्जुमान इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आकर कहते हैं और हमें भी बताया जाता है कि उन लीडरान के खिलाफ, उन तालिबान लीडर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको पनिश किया जा रहा है जो ये काम कर रहे हैं, is that not true? It is true. At the same time, in some places, that is also true. So they're both true. और आपके कमेडियन को भी हाल ही के अंदर आपके मज़ाहिया अदाकार नज़र मोहम्मद अल मारूफ खाशा जवान दिल दहल गया, दिल फट गया जब उसके बच्चे उस लाश के साथ बैठे हुए थे। इज इट ट्रू दैट दे हैव ये फुटेज भी हम दिखा रहे हैं कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया है? Just this guy, the comedian, एग्जीक्यूट कर दिया? That is true, yeah. तालिबान नहीं किया है, right? But this is a very hard clip to look at. I can't look at it, but I know that I saw that hopelessness on his face, and I know that this is completely inhuman, and it should not be happening. तो इस नए अफगानिस्तान में एक बार फिर हम देखेंगे कि कॉमेडी के लिए, ख़वातीन के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए एक दफ़ा फिर स्पेस रिस्ट्रिक्ट होती चली जाएगी? That's what they're trying to portray right now. That's what they want people to fear. Asad, I'll come to you, and because Asad speaks only English, I want you to try to speak a little bit Urdu. Again, I'm going to come to you. But Asad, ये बताइएगा, Taliban essentially want Ashraf Ghani out of the equation. So where does that leave us? Is Ashraf Ghani actually clinging to power? Is that what local journalists also believe? The thing is that the Taliban, they agreed with the US, according to the US Taliban deal. The Taliban, they agreed to negotiate with the Afghan government, but after the US withdrawal, it looks like now the Taliban, they are reluctant to talk to the government and to Ashraf Ghani and share power. Perhaps they want to reestablish their own rule, or if not, they want to just take the lead of the upcoming. Do you think this is essentially a power game right now, because they're making so many? I mean, you see gains on ground, and you don't necessarily want to come onto the dialogue table when you're doing that well on ground militarily. Is it true, one, that they have taken over 90% of the areas, which international media is reporting, and secondly, do you think they're trying to mislead the world, saying that we do want a political settlement, or are they just buying time? The first thing that I want to correct is that they don't control 90%. Right now, 90%. How much would you say? They control to some extent, the rural areas, but most of the areas where population are centered are controlled by the government. But is it only a matter of time?
They try to mislead the world, and they try to portray a different picture of So themselves. they are trying to mislead the world with regards to their strength. Yeah, they try to show that they have more control over the territories, and then they try to mislead the world, and they try to send a message that yes. Because there's a hugely disproportionate strength. You see around 75,000 Taliban force on one hand and 3.5 lakh Afghan forces on the other hand, right? Am I correct? And at the same time, you see that the Afghan army seems to be surrendering and happily surrendering, willingly surrendering. That's what the Taliban are saying. Is that the case? That is not the case everywhere. Yes, there were some cases of surrendering, but there were reports that they were bribed. The soldiers who had surrendered to the Taliban, there were reports, unconfirmed reports though, that they were bribed to surrender. But there are a lot of politicking going on, and the way Taliban try to send the message to the world is absolutely one way and one-sided, and that is not the truth. What is happening right now in Afghanistan is that, on the other hand, the government is trying to mobilize people around the Afghan National Army, and there is a resistance taking place against the Taliban. So tell me, अभी आपने सलीम साफ़ी को सुना, उन्होंने कहा कि अशरफ गनी का मुतबादिल कौन है? That means who is an alternative for Ashraf Ghani essentially when Taliban say he needs to be out of the equation? Is there an alternative? There seems no alternative, but the only alternative is power sharing, and the only alternative is negotiation. Okay, and what about Al-Qaeda and Daesh and all these? I mean, there's been a fear that they will realign and regroup once again. Do you see that happening? It is not clear. According to the UN report, the Taliban still have their contacts with Al-Qaeda and What information do you have on ground as a journalist from Afghanistan? In some places there are Daesh, local Daesh, and Daesh from their soldiers from other countries as well. Yes, including Al-Qaeda as well? I don't have any information on that. Okay. मुझे शहरज़ाद ये बताइएगा, कोशिश उर्दू में कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, कोशिश कर लीजिए, नो वरीज। बताइएगा कि क्या लोगों को डर लग रहा है? लोगों को बहुत डर लग रहा है, लोग जा रहे हैं वतन से. A lot of people who have the chance. अमीर लोग जा रहे हैं because ये report हुआ था. A lot of people who have the chance and the resources are going, but also जो बहुत जाना चाहते हैं वो अपना घर बार बेच के जा रहे हैं. So if they have one way to go, they will take it. ठीक है. और शहरज़ाद जनरली ये तासुर मिलता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है और प्रो इंडिया है. एंड आई अंडरस्टैंड उन्हें बड़ी हेविली इन्वेस्ट किया है, सरमायाकारी की है अफगानिस्तान में. इंडिया ने आपका पार्लियामान बनाया है, डैम्स बनवाए हैं. इज दैट ट्रू? इसेंशियली एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है, और अगर है तो क्यों है? We cannot generalize that, but that is true to some extent. And I feel like the reason why that disconnect is there is because of how media portrays. Right now, the way the interviews were given and the way they were talking about Afghanistan, as an Afghani, I didn't like that. Okay. I didn't like that, and this is how media works. So I feel like media could be the tool to connect people and bring out the better sides. कौन सी बात जो पाकिस्तान की तरफ से आप मीडिया में ज़्यादा सुनती हैं, आपको चुभती है, ज़्यादा दर्द होता है? I mean, the misinformation, and then the fact that you guys, not you guys, like some of the media, they don't confirm the information before, publishing it. ठीक है. ऐसी कोई मिसाल है आपके जहन में? अभी नहीं है. अभी नहीं है. चलें, अगर आए तो बताइएगा. एंड असद ये बताइएगा, जो हम स्पॉयलर्स कहते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ करज़ई हो गए, दीगर हमने मोहिब हमदुल्ला है, ये स्पॉयलर्स हैं. ये आपके इन अफगानिस्तान are they liked? Are they much appreciated when they give anti-Pakistan statements or rhetoric? Are they hailed in Afghanistan? The thing is that Afghanistan is a diversity, and not everybody in Afghanistan agrees with what government says. There are many people in Afghanistan who try genuinely to develop ties with Pakistan, and who try to have a friendly relationship with Pakistan. After all, Afghanistan and Pakistan are two neighbors that cannot be separated, and they're bound to live together by But there is distrust. There is a lot of distrust, right? Sure, there are many distrust. I think for that, both countries are responsible. I mean, both states are responsible. The trust deficit is growing. The Afghan government is blaming Pakistan establishment. Why? Do you think we're still harboring who they feel are terrorists? In the past, yes. There were supports for Taliban in Pakistan.
still there are some okay, and my last question to you Shahrazad, quickly. वज़ीर आज़म ने हमारे कहा है कि हम मज़ीद रेफ्यूजीज़ को नहीं वेलकम कर सकते. I mean there's a lot many refugees that we have over the years very warmly welcomed and this has been their home. मगर इस तरह के बयान और स्टेटमेंट जो हैं ये भी हर्ट करते हैं. जो हमारे लिए रियलिस्टिक हैं. I mean we're trying to put out there what we can realistically do. But is it hurtful? Let's not hope it comes to that. But it is hurtful because Afghanistan, Pakistan have 3 million refugees. And if Afghanistan have more refugees, we know that it is hard for you guys to accommodate. But what will they do if they get displaced and it's not safe to live in Afghanistan anymore? And you guys as our neighbors, I feel like if there was a middle ground so that it doesn't cause discomfort for you or the country. And are people angry at America? They are. I am personally. You are. They came for all these years. They were promising us a good nation, and then now they say we never came there for nation building. Exactly. So quite an unceremonious exit. It is, right. So anger hai. बहुत shukriya Shahrazad and बहुत shukriya Asad. It was a pleasure. We welcome you to Pakistan as brothers and sisters, and we wish you the best of luck Afghanistan के लिए. इंशाल्लाह ताला यही दुआ गो रहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा. एक वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद अहम तरीन खबर की तारीफ में बढ़ेंगे. Stay with us. नूर मुकद्दम कत्ल केस में इंकशाफात का सिलसिला जारी है. आज सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई जिसके बिहाफ के ऊपर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की 3 रोज़ा रिमांड में तौसी कर दी गई है. आपको बताते चलें कि जो उनका टेलीफोन भी मिला है, मोबाइल भी मिला है, उसके रिकॉर्ड से भी एक चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि वो मुसलसल ऑन द डे दैट ही किल्ड हर एंड ही मर्डर्ड हर एंड ही बेहेडेड हर अपने वालदैन से जो है राब्ते में थे. उनके वालदैन के ऊपर सेक्शन 176 ओमिशन, किसी पॉइंट पे पुलिस को नहीं बताना, दिफा 201 यानी कि शवाहिद को मटाना और दिफा 109 यानी कि अबेटमेंट, ये सब क्लॉजेस लग चुकी हैं. एक्यूज के पेरेंट्स का रिमांड में भी ना लिया जाना. ये कहा जा रहा है नूर के खानदान की तरफ से कि उनको रिमांड में ना भी लें तो इट्स ओके. बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा कर रहे हैं. लेकिन बात करेंगे रिजवान अब्बासी साहब से, लॉयर हैं जाकिर जाफर के वालदैन के. बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब. फरमाइएगा सर के कानून की नज़र में तो अबेटमेंट 3 किस्म की होती हैं और आपके क्लाइंट्स के ऊपर इनमें से एक जो है वो पूरी की पूरी लागू होती दिखाई दे रही है. देखें, अबेटमेंट की जो डेफिनेशन है, ये जो इल्ज़ामात हैं अगर इनको मनोवन सच मान लें, जबकि इसमें बहुत सारे फ्लॉस हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन अगर इस चीज़ को मनोवन सच मान लें तब भी ये अबेटमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता. उसकी वजह यह है कि अबेटमेंट के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ये इंटेंशन थी कि उनका जो बेटा है वो इस खातून को जो डिसीज़्ड हैं, जो जिनका बेरहमी से मर्डर हो गया, नूर मुकद्दम, उनका मर्डर हो जाए. अगर ये सोच वालिदैन की थी और इस सोच के लिए उन्होंने अपने बेटे को फैसिलिटेट किया किसी भी तरीके से, उसको प्रोवोक किया किसी भी तरीके से, तब तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं. लेकिन सिंपलिसिटर ये एलिगेशन लगाना कि उन्होंने पुलिस को नहीं बताया तो ये अबेटमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता. अब पुलिस का केस देख ले, पुलिस वाले कहते हैं कि वो जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन से वालदैन का राब्ता था, जो कि वालदैन एडमिटेडली उस वक्त कराची में थे. तो वालदैन का राब्ता मुलाजमीन से होना जो है, और क्या मुलाजमीन को भी पता था कि वहाँ पे ये मर्डर होने वाला है? इवन जो मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद थे उनको भी सेंसिटिविटी का इस हद तक अंदाज़ा नहीं था. तो व्हाट टू से अबाउट पेरेंट्स? वालदैन जो हैं उनको इतला मिली कि बेटे का जो बिहेवियर है वो राउडी और अजीब जो भी है. उन्होंने बीइंग प्रूडेंट पर्सन उन्होंने उनके डॉक्टर को बताया जो थेरेपिस्ट था. आप इस चीज़ को किसी और के ऊपर अप्लाई करके देखें तो क्या सबसे पहले इंसान डॉक्टर को नहीं बताएगा? फिर उसके बाद जो है जो पड़ोसी हैं उनको बताया, पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बताया. जब ये लोग पहुंचे, जो डॉक्टर इवन जब पहुंचे तो उस वक्त भी घर अंदर से बंद था, घर अंदर से लॉक था. वहाँ पे किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर हो क्या रहा है, क्या होने वाला है. ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी घिनौनी, इतनी बड़ी और वारदात जो है वो वहाँ पे हो चुकी होगी. मैं उस आदमी, वो जो चाहे उसका मेरे क्लाइंट्स के साथ जो भी रिश्ता हो,
ना मेरे क्लाइंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब्बासी साहब, क्या वालिदैन को ये नहीं मालूम था कि उनके साहबजादे जो हैं वो ज़ाहिर जाफर को 2016 में बरतानिया में 3 माह कैद और डिपोर्ट भी किया गया था और वो पुरतशद्दुद मंशियात और शराब की बहरहाल उनको एक एडिक्शन थी। आपके थेरेपी वर्क से CEO ताहिर ज़हूर जो है वो खुद ये बात बता रहे हैं कि ज़ाहिर ने तो लंदन के अंदर अपनी खुद वालदा के ऊपर तशद्दुद किया था, पुलिस भी उधर आ पहुंची थी, उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया। हार्ड ड्रिंकिंग, ड्रग अब्यूज, हार्ड पार्टिंग, इन्हीं के घर पे 2019 की भी पार्टी हुई थी जिसमें 3 औरतें बादअज़ां जो है एक्सीडेंट में फौत हो गई थी। सो ये कोट अन कोट इनके थेरेपिस्ट के वर्ड्स हैं, चेकर्ड हिस्ट्री, ड्रिंकिंग एंड पार्टी पैटर्न, रिची रिच। तो एक तरफ वालिदैन की ये प्ली है कि बेटा जो है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था और साथ ही ये भी प्ली है, ये कहा जा रहा है कि उनको पता ही नहीं था कि इस हद तक चले जाएंगे। हद का तयन किसने करना था सर? देखिए, ये तो फिर डॉक्टर्स का काम था। क्या डॉक्टर्स ने रिटन एडवाइस जारी की इनके पेरेंट्स को? और जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो अगर कोई आदमी इस हद तक जो है वो वायलेंट है और वो साइकोलॉजिकली या मेंटली अनफिट है टू मूव इन सिविल सोसाइटी, तो डॉक्टर्स का काम ये बनता है या पेरेंट्स की इजाज़त चाहिए होती है? ये तो इजाज़त की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो डॉक्टर्स ने रखना था किसी भी सेंटर में जहां पे उसकी मूवमेंट पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती। ये इसके लिए तो पेरेंट्स की इजाजत नहीं चाहिए होती। और कहीं भी कभी माफ, क्या वालिदैन को पता नहीं था कब बच्चा आपे से बाहर हो जाता है? माँ पे तशद्दुद कर चुका है, पुरतशद्दुद की एक तारीख है उनकी, थेरेपिस्ट गलती तस्लीम अपनी कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आके, वालिदैन की गलती आपको दिखाई नहीं दे रही सर? देखिए, उन्होंने पड़ोसियों को बताया, पड़ोसियों ने पुलिस को बता दिया, तो जब एक दफ़ा पुलिस को इतला मिल गई तो उसके बाद क्या दोबारा इन्होंने पुलिस को बताना था? हाँ, अगर जो नेबर्स थे वो पुलिस को ना बताते तो फिर इन्होंने पुलिस को बताना था, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है। ये 201 PPC की डेफिनेशन में नहीं आता। उसके लिए कोई एविडेंस जो मौके पे मौजूद हो उसको डिस्ट्रॉय करना जो है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 201 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। तो इन्होंने तो ये तो कराची में बैठे हुए थे, क्या इन्होंने किसी मुलाजिम को कहा कि फौरी तौर पे वहां से शवाहिद, खून, ब्लड, ये चीज़ इन्हें तो पता भी नहीं था? क्या ये उन्होंने कहा किसी को कि ये वहां से हटा दें, मिटा दें? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब्बासी साहब, जून 2021 के अंदर माँ बाप खुद आए थे थेरेपिस्ट के पास, ये भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि मामला बड़ा खराब हो चुका है, हमारे बेटे का कुछ कीजिए। इसके बावजूद क्या वालिदैन को इनकी तारीख का, इसके पस मंजर का जो है वो नहीं पता था, फिर भी फौरन पुलिस को नहीं कॉल किया? यू सिंह लीगली ये जुर्म नहीं है, लेकिन थेरेपी वर्क CEO के ताहिर ज़हूर तो ये मिन्नत कर रहे थे वालिदैन से कि इनको रिहैबिलिटेशन में डाला जाए। आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना, आप कह रहे थे कि उनको डाला गया रिहैबिलिटेशन में। जरा वजाहत कीजिए कि कौन से साल में, कौन से महीने में और कहाँ रिहैबिलिटेशन में डाला? देखिए, नहीं, मुझे ये ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि व्हेन ही केम बैक फ्रॉम USA, वहाँ पे इसे कोई लत लगी किसी मनशियात या नशे की, तो ये जब वापस वहाँ से आया तो इसको रिहैब में डाला गया। फिर जब UK से वापस आया तब रिहैब में डाला गया। अभी जो है प्रॉपरली इसकी थेरेपी हो रही थी और ये ख़ुद भी शायद क्लेम करता था कि अब ये ख़ुद भी एंगर थेरेपिस्ट जो है ये क्वालिफाई करता है और ये ख़ुद भी कर सकता है, यानी इस किस्म का ये क्लेम करता था। लेकिन जहाँ तक ये जो आप फरमा रही हैं ये बजा बात होगी, तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर जिसको ये पता है, सबसे बेस्ट जो जानने वाला है वो डॉक्टर है जो किसी की। ठीक है, बासी साहब ये बताएं, 2019 में अमेरिका से वापस आया था ज़ाहिर जाफर, जिसको पागल आज आप कह रहे हैं सर। ये वालिदैन ने तो अपनी $multi-billion बिजनेस के अंदर इसको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया हुआ था सर। सो थेरेपिस्ट ताहिर ज़हूर को मैं बार बार कोट कर रही हूँ, उनको कैसे मालूम था कि मुलजिम रिहैब में नहीं रह चुका? वो तो कह रहे थे अभी डालो। तो अगर उनको नहीं मालूम था तो उनको फ़ोन क्यों कर रहे थे? थेरेपी वर्क्स को क्यों फ़ोन कर रहे थे अगर उनका थेरेपिस्ट ही ये नहीं था? देखिए, जो भी डॉक्टर था उन्होंने उसको इतला दी कि आप जाके देखें, वहाँ पे हमें कोई इसके राउडी बिहेवियर के मुतालिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मुलाजमीन बता रहे हैं। आप देखें, आप दो चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। ओके, एक सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, वक्त की किल्लत है, बस ये बता दीजिए, जो फ़ोन रिकॉर्ड सामने आए हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो अपनी वालदा से 71 मिनट से ज़ायद दफ़ा बात कर चुके थे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये बात ऐसे ही है कि they were not and she was not at all aware that what he is up to। लेकिन जहाँ तक बेटे से बात का ताल्लुक है तो ये आप बाकी दिनों का भी आप देखें ना, अगर ये रूटीन में माँ की बेटे से इतनी देर बात होती है या वो माँ अपने बेटे से बात करती है तो ये एक रूटीन मैटर है। सेकेंडली आप ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा जो डिस्कशन है वो इसी अकरन से रिलेटेड हो रही हो और माँ को आइडिया हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकील हैं मुलजिम ज़ाहिर जाफर के। आपने उनकी बात सुनी, आपको अपडेट रखेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।